हेलो एंड वेलकम अगेन टू विंग्स एक उड़ान। हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है इकोनॉमिक्स पे, वहाँ पे हम आज नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। दिस इज़ द फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक जो हमारा इस सीरीज़ में आया है, एमसीक्यूज ऑन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट अस अंडरस्टैंड मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को करेक्ट करने के लिए, या और भी कुछ जितने भी मेजर्स होते हैं इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर निकालने के लिए या हाइपर इन्फ्लेशन से बाहर निकालने के लिए, जो भी मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करती है, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करती है, वो आता है हमारा फिस्कल पॉलिसी में। एंड मॉनेटरी पॉलिसी में जब हमें इकोनॉमी को रिसेशन से या फिर हाइपर इन्फ्लेशन से, और वी कैन से दैट इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन से बाहर निकालना होता है इकोनॉमी को, और हम सीधा कह सकते हैं कि हमें इकोनॉमी को स्टेबल करना है। इकोनॉमी को स्टेबल करना है, इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाना है, तो जो पॉलिसी मेजर्स हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लेके आता है, दैट इज़ योर आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो लेके आता है, उसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज। और जो हमारी पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आती है, इसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसीज। एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर नॉट वन, दे बोथ आर डिफरेंट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ये धागे, मतलब ये एक बेसिक लाइन लेमैन लैंग्वेज में कह लो आप, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंस है। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द वेरिएबल्स दैट अफेक्ट्स फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को कौन से वेरिएबल्स अफेक्ट करते हैं? सो अगेन, फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी दैट इज सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड मॉनेटरी पॉलिसीज आर द दोज पॉलिटरीज, मॉनेटरी पॉलिसीज वो पॉलिसीज होती हैं जो हमारी बैंक्स के साथ रिलेटेड होती हैं, जिसमें आपके आ जाते हैं हमारे बैंक रेट्स। बैंक रेट आ जाता है, आपका रेपो रेट आ जाता है, देन योर CRR, योर SLR, देन योर CDR रेशोज, जो भी बैंक के साथ रिलेटेड रहता है, देन योर इंटरेस्ट रेट्स, दिस एवरीथिंग गोना रिलेट विद योर मॉनेटरी पॉलिसी। जो भी है बैंक्स के साथ जो रिलेट करता है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी, एंड दैट इज सेटेड बाय RBI, दैट इज योर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. So, what are the fiscal policy variables that affect fiscal policy? Income tax. Yes, income tax is set by government of India. So yes, it is an income tax. Government expenditure on goods and services. Yes, government expenditure on goods and services. Then government expenditure on unemployment benefits. Yes, it is a government expenditure. So it all comes under fiscal policy. So above, all of the above are the answer. Okay. Question number 2. Contractionary fiscal policy can involve. Now, what are the contractionary and what are the expansionary? सी, जब भी हमें किसी भी चीज़ को डिक्रीज करना है, सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शनरी, दैट कैन बी योर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दैट कैन बी योर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। हमें डिक्रीज करना है, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी, हमें इंक्रीज करना है, सो दैट इज़ योर एक्सपेंशनरी। ओके, मान लो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन क्या होता है? ओवरऑल हर चीज़ का प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस इज नोन एज इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन नॉमिनल टर्म्स में देखी जाती है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉमिनल, तो व्हाट आर द नॉमिनल एंड रियल टर्म्स? इफ वी कम ओवर दैट, सो मान लो इन्फ्लेशन कैसे देखी जाती है। देखो, आपका फ्रेंड आज आपके घर पे आया, ओके, आपका फ्रेंड आपके घर आया एंड ही बॉट 1 kg एप्पल्स। ओके, 1 kg एप्पल वर्थ ऑफ ₹50, 50 रुपए के उसने 1 kg एप्पल्स आपके घर पे लाए। नाउ एक महीने के बाद, आफ्टर 1 month, ओके, आफ्टर 1 month आप उसके घर गए हो और आपको याद आया कि यार वो मेरे घर आया था, 1 किलो एप्पल लेके आया था, मैं भी 1 किलो एप्पल लेके जाता हूँ। आप भी 1 kg एप्पल ले गए, पर एक महीने के बाद वो एप्पल कितने के आए? 70 रुपए के, राइट? वो एप्पल कितने के आए? 70 रुपये। एक महीने पहले वो 50 रुपए के थे, एक महीने बाद वो 70 रुपए के। वो आपके घर पे, अगर ऐसा देखा जाए तो वो आपके घर पे 50 रुपए खर्च करके आया था, आप उसके घर पे 70 रुपए खर्च करके आए हो। सो दिस इज़ अ नॉमिनल थिंग।
बट द रियल थिंग इज वो भी 1 किलो एप्पल लेके आया था, आप भी 1 किलो एप्पल लेके आए हो. तो रियल टर्म्स में थिंग्स आर नॉट चेंज, बट इन द नॉमिनल टर्म्स देयर इज अ इन्फ्लेशन. जनरल प्राइस लेवल इन इकोनॉमी हैज बीन इंक्रीज्ड, सो दिस इज इन्फ्लेशन. सो जब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन में होती है तो हमें इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है, हमें प्राइस लेवल को रिड्यूस करना है. सो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को अपनाया जाएगा. सो उस टाइम पे इंक्रीजिंग कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, नो. इंक्रीजिंग कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्ट करती है या ज़्यादा कंज्यूम करती है तो उससे हमारी डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी और इंक्रीज करेगी. देयर विल बी मोर इन्फ्लेशन. इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग टैक्सिंग. अगर तो सिर्फ इंक्रीजिंग टैक्सेस होता तो दिस इज अ राइट ऑप्शन, बट यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी इंक्रीज हो रही है. नो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज होगा, सो दिस इज नॉट अ राइट ऑप्शन. डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, येस, ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन. जिसमें अगर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी मीन्स हमारा ये जो एडी, दिस इज योर एडी कर्व, दिस इज योर एडी कर्व, दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई कर्व. हमें इस एडी कर्व को पीछे लाना है. एंड व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ एडी कर्व? एडी कर्व के कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? एडी कर्व कैसे बनता है? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, राइट? सो दिस इज योर एडी एंड दिस इज योर एएस. हमें एडी कर्व को डिक्रीज करना है ताकि इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो. हमें एडी को डिक्रीज करना है, दैट इज वाई हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लेके आए हैं. सो अगर हम जी को डिक्रीज करेंगे तो हमारा एडी जो है वो डिक्रीज करेगा. सो जी नीड टू बी डिक्रीज और जी नीड टू बी डिक्रीज. और अगर हम इनकम टैक्स को इंक्रीज करते हैं, टैक्सेस को इंक्रीज करते हैं, तो इनकम जो है वो डिक्रीज होगी, राइट? अगर टैक्सेस इंक्रीज होते हैं तो कस्टमर की जो इनकम है, कंज्यूमर की इनकम जो है वो डिक्रीज होगी. और इनकम डिक्रीज होने से क्या होगा? उसका जो कैश इन हैंड है वो डिक्रीज होगा. और कैश इन हैंड डिक्रीज होने से क्या होगा? कैश इन हैंड डिक्रीज होने से कस्टमर इज डिमांडिंग लेस. डिमांड लेस होगी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी एंड वो शिफ्ट बैकवर्ड हो जाएगी. ओके, सो what is the right option? Right option is option C. Decreasing government spending and increasing taxes will lead to contractionary fiscal policy. Okay. This policy is also sometimes known as cruel policy. इसको हम क्रूअल पॉलिसी भी बोलते हैं बिकॉज देखो स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने अपना स्पेंडिंग भी डिक्रीज कर दिया और टैक्सेस भी इंक्रीज कर दिया. आम जनता क्या करेगी? सो दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रूअल पॉलिसी. Moving up to question number 3. Which of the following is best example of an automatic stabilizer in fiscal policy? So what are the automatic stabilizers? Automatic stabilizers क्या होते हैं? Automatic stabilizers in fiscal policy या automatic stabilizers हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो होते हैं जो कुछ फ्लक्चुएशंस जो इकोनॉमी में आती हैं, थोड़ी बहुत जो फ्लक्चुएशंस होती हैं इकोनॉमी में, उनको ऑटोमेटिकली विद इन द सिस्टम जो है वो काउंटर कर देते हैं. उन फ्लक्चुएशंस को वो सीधा संभाल लेते हैं. ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स आर फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट बजट. यू कैन से दैट पर्टिकुलर इनकम टैक्स हो गया या वेलफेयर स्पेंडिंग हो गया जो फ्लक्चुएशंस इन रियल जीडीपी को ख़त्म करती हैं ऑटोमेटिकली. ओके, सो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स इन फिस्कल पॉलिसी कौन से होते हैं? स्पेंडिंग मोर ऑन नेशनल हाईवेज, नो. पेइंग पेंशन, देखो पेंशन जो होता है दैट इज ऑलरेडी अ लाइबिलिटी टू गवर्नमेंट. पेंशन उनको पे होती है जो ऑलरेडी नेशन को सर्व कर चुके हैं, मे बी 60 years ऑफ देयर एज, 50 years ऑफ देयर एज, दे ऑलरेडी हैव सर्व टू नेशन, सो इट इज देयर राइट टू हैव पेंशन. ओके, सो पेइंग पेंशन, नो. Decreasing supply of money, no. So the right answer is paying unemployment insurance benefit is an automatic stabilizer. And how does it work? See, automatic stabilizer basically government, यहाँ पे हम बाकी चीज़ें जो है वो दैट आर रिमेनिंग कांस्टेंट इकोनॉमी में को बोला जाता है सेरिटस पेरिबस. सेरिटस पेरिबस मीन्स एवरीथिंग रिमेन कांस्टेंट. हम दो ही चीज़ें ले रहे हैं, इनकम टैक्स एंड दूसरी चीज़ ले रहे हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट. इनकम टैक्स गवर्नमेंट किससे कलेक्ट कर रही है? दोज हु आर अर्निंग गुड इनकम, उनसे इनकम टैक्स कलेक्ट कर रही है. और दे किसको रही है? अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी. जो लोग अर्न नहीं कर रहे हैं उनको मिल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट. तो दिस वर्क्स एज अ ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर टू मेंटेन बैलेंस इन इकोनॉमी. ओके, सो इसका राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, पेइंग अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट्स. मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following effects may result from expansionary fiscal
पॉलिसी। नाउ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब आती है? जब देयर इज लो डिमांड, डिमांड नहीं है इकोनॉमी में, गवर्नमेंट चाहती है कि डिमांड हो इकोनॉमी में, डिमांड होगा तो प्रोडक्शन होगा, हमारा जीडीपी इंक्रीज करेगा। ओके, सो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लाना ज़रूरी है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब आएगी? व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट सेविंग, अगर गवर्नमेंट सेव ज़्यादा कर रही है, मतलब गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर रही है, गवर्नमेंट इज सेविंग, सो नहीं होगा, तो वहाँ पे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी नहीं होगी। वो डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, देयर इज अ डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, दैट्स व्हाई वी नीड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अगर एग्रीगेट डिमांड में डिक्रीज नहीं होता तो हमें ज़रूरत क्या थी? अपना ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लाने की। ओके, सो वी आर लेफ्ट विद द ऑप्शन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो येस, जब हमारे पास एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है, सो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से क्या होता है? देयर इज एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। नाउ देयर यू कैन से एक ब्यूटीफुल भी नहीं कह सकते इसको, एक अजीब सी वारदात होती है यहाँ पे। जब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है तो एक अजीब सी कंडीशन आती है। देखो, गवर्नमेंट ने अपना स्पेंडिंग इंक्रीज किया, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से क्या होता है? वी नो AD इज इक्वल टू C+I+G+NX, राइट? सो अगर G इंक्रीज हुआ है तो AD विल इंक्रीज, तो AD विल इंक्रीज, यहाँ पे एक स्टेप मिस हो गया है, तो AD विल इंक्रीज। AD के इंक्रीज होने से क्या होता है? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ओके, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, और उस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से क्या होता है? बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड हाउस होल्ड कंजप्शन डिक्रीज हो जाती है, और उससे अगेन हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अपने से तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लाया, बट उस एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से हमारे पास क्राउडिंग आउट इफेक्ट आया, और उस क्राउडिंग आउट इफेक्ट का रिजल्ट ये हुआ कि नेट शेल हमारे पास एग्रीगेट डिमांड जो था वो और डिक्रीज हो गया। सो बेसिकली ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता कहाँ है? ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है ISLM मॉडल में। ISLM मॉडल इज नॉट इन आवर सिलेबस। ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली थोड़ा सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है। हमें सिर्फ ये देखना है कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है। ओके, सो रेफरेंस के लिए इट्स वेरी रेयर कि ISLM पे कोई क्वेश्चन आएगा, बट सिंस फॉर जस्ट रेफरेंस दैट this is your IS curve. IS curve also represent your goods market, and this is your LM curve. Sorry, IS curve represents your good market, not also, it represents good market, and LM curve represents your मॉनेटरी मार्केट। ओके, नाउ अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है तो वो गवर्नमेंट को इफेक्ट करेगी, मॉनेटरी को नहीं करेगी। LM कर्व रिप्रेजेंट्स योर मनी मार्केट, मनी मार्केट का क्या लेना देना फिस्कल से? तो एक्सपेंशनरी यहाँ पे रहता है हमारा इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे क्वांटिटी। ओके, सो दिस विल लीड्स टू हेयर IS डैश पे आएगा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुआ तो IS कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। पहले इंटरेस्ट रेट यहाँ पे था, नाउ योर इंटरेस्ट रेट इज शिफ्टेड हेयर, तो इंटरेस्ट रेट हैज़ बीन इंक्रीज। विद दिस इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट तो आपकी जो है हाउस होल्ड स्पेंडिंग जो है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज नाउ इंटरेस्ट रेट इज मोर। इट्स नॉट दैट इंटरेस्ट की उनको जो इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिल रहा है ये उसका इंटरेस्ट रेट नहीं है। दिस रिप्रेजेंट्स योर रिस्क इन स्पेंडिंग्स, और आपका लॉस कितना जा रहा है, कितने रेट पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका बिजनेस कंजप्शन और बिजनेस इन्वेस्टमेंट विद दिस इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट आपका डिक्रीज हो जाएगा, और व्हेन दैट विल डिक्रीज अगेन योर IS कर्व विल शिफ्ट, और मे भी जो डिक्रीज होगा वो आपके पहले IS से भी ज़्यादा हो सकता है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ISLM मॉडल। व्हेन देयर इज अ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी देयर विल बी अ इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, एंड दैट इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल लीड टू योर क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट मीन्स गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो इंक्रीज किया स्पेंडिंग ताकि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा, बट इंक्रीज नहीं हुआ, उल्टा डिक्रीज हुआ इन एग्रीगेट डिमांड। ओके, moving up to next question. I hope this one is clear. Even if it is not clear, so this is not in syllabus. I'm sorry for this. This question is out of context. Question number 5. Question number 5. With view of correcting inflationary gap.
करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप, विच ऑफ द फॉलोइंग फिस्कल पॉलिसी मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड, हमें इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करना है. सो व्हाट इज द इन्फ्लेशनरी गैप? इन्फ्लेशनरी गैप इज ऑल्सो योर इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, प्राइजेस इंक्रीज हुए, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप. और यू कैन से देयर इज एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड की वजह से भी हमारे पास क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप आता है. एक्सेस डिमांड मीन्स डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है. See, this is your graph, right? This is your income and output. This is your aggregate demand. This line Y is a line of reference कहते हैं इसको, हम reference line कहते हैं. और this is also taken as aggregate supply. Y is also taken as aggregate supply. So आपका पहले aggregate demand यहाँ पे था. पहले आपका aggregate demand curve, aggregate demand curve AD. This is AD1, this is AD1 and this is AD2. फर्स्ट आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व ये था. सो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दिस वन. यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था, बट अभी आपका एग्रीगेट जो है वो बढ़ गया है. AD2 जो मैंने आपको बताया दैट दिस इज नॉट AD1, दिस इज AD2. सो द डिफरेंस बिटवीन AD2 एंड AD1 विल बी योर इन्फ्लेशनरी गैप. दिस इज योर इन्फ्लेशनरी गैप जो एक्स्ट्रा आप अभी डिमांड कर रहे हैं, दैट इज द इन्फ्लेशनरी गैप, और यू कैन से दैट इज द इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी. सो इन्फ्लेशनरी गैप को हमें रिड्यूस करना है, इन्फ्लेशनरी गैप को हमें ठीक करना है. हमें ये AD1 से वापस AD2 पे आना है. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग फिस्कल पॉलिसी मेजर्स टू बी अडॉप्टेड? इंक्रीज इन टैक्सेस. येस, देयर विल बी इंक्रीज इन टैक्सेस. अगर टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो देयर विल बी इंक्रीज इन टैक्सेस. टैक्सेस के अगेन, टैक्सेस के इंक्रीज होने से क्या होगा? टैक्सेस के इंक्रीज होने से क्या होगा? इनकम कम हो जाएगी. कंज्यूमर के पास जो इनकम है वो कम होगी, मीन्स आपका जो कैश इन हैंड है वो डिक्रीज होगा. और अगर कैश इन हैंड डिक्रीज होगा तो यू विल डिमांड लेस. एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिक्रीज होगा अगर टैक्सेस इंक्रीज होगा. रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. येस, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज व्हाट? पब्लिक एक्सपेंडिचर इज जी, जो गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है. तो AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX. तो अगर G डिक्रीज करेगा तो AD भी डिक्रीज करेगा. और इसमें NX क्या था? NX इज योर नेट एक्सपोर्ट्स. ओके, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इज NX. सो इंक्रीज इन टैक्सेस, रिडक्शन इन पब्लिक डेट. येस, पब्लिक डेट इज वो पैसा जो गवर्नमेंट उठाती है पब्लिक से. सो ऑल्सो देयर विल बी इंक्रीज इन पब्लिक डेट. अगर गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा उठाएगी पब्लिक से, पब्लिक डेट इंक्रीज होगा, तो पब्लिक के पास जो पैसा है वो डिक्रीज हो जाएगा. कैश इन हैंड जो पब्लिक के पास है वो डिक्रीज होगा, तो डिमांड उससे भी कम होगा. सो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर. ओके, सो दिस इज द इन्फ्लेशनरी गैप. जहाँ यहाँ पे आपका AD1, दिस इज अ लोअर कर्व, एंड AD2 विल बी द दिस कर्व. ओके, that was the AD dash and AD double dash, which is misprinted as like this one. So this is your inflationary gap. But अब अगर सही में आपका AD1 ये है और AD2 ये है, तो ये जो गैप होगा फिर वो होगा डिफ्लेशनरी गैप, बिकॉज इकोनॉमी जो है वो डिफ्लेशन में चल रही है. ओके, मूविंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड कैन बी करेक्टेड थ्रू. सो डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए हमारे पास दो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, दैट इंडिया की, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. सो बोथ A and B. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी कैन बी यूज टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड? अभी हमें डेफिसिट डिमांड को ठीक करना है. डेफिसिट डिमांड को ठीक करना है मतलब एग्रीगेट डिमांड को हमें इंक्रीज करना है. सॉरी, दिस इज नॉट डिमांड, दिस इज सप्लाई. ओके, एग्रीगेट डिमांड. जस्ट अ मिनट. ओके, बैक टू दिस ग्राफ. एक चीज एक्सप्लेन करने मैंने. एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो ऐसे रहता है हमारा. एग्रीगेट डिमांड क्यों ऐसे रहता है? बिकॉज AD जो है इज अ सम ऑफ C प्लस I प्लस G plus NX. okay, and this is this kind of curve, this, and this is your reference line Y. इसको हम aggregate supply बोलते हैं. Okay, don't confuse between this aggregate demand and demand. Demand curve is a downward sloping curve. वैसे forms of curve is not in syllabus. हमें सिर्फ monetary and fiscal policy पढ़ना है और demand पढ़ना है. aggregate demand तो ऐसे भी हमें नहीं पढ़ना है as per the syllabus, but still I am telling you. Okay, and aggregate demand curve always starts from the intercept, it never starts from the origin. उसका reason होता है your autonomous consumption.
ऑटोनॉमस कंजप्शन होती है जब आपकी इनकम ज़ीरो हो तब भी आप कंज्यूम करते हो, और जब इनकम ज़ीरो हो तो कैसे कंज्यूम करते हो? बिकॉज ऑफ योर सेविंग्स. ओके, दैट्स वाई. ओके, फाइन. Question was I guess 7th question. Yeah, 7th question. Which of the following components of fiscal policy can be used to correct deficit demand? Fiscal policy की कौन से components हैं that can be used to correct the deficit demand? Means हमें अभी demand को क्या करना है? इंक्रीज करना है. सो डिमांड को इंक्रीज करना है. इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. येस, अगर इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा तो देयर विल बी सी इंक्रीज करेगा तो एडी भी इंक्रीज करेगा, राइट. कट इन टैक्सेस. येस, टैक्सेस कट होंगे तो क्या होगा? अगेन वो पूरा टैक्सेस डिक्रीज होंगे तो इनकम इंक्रीज होगा. कैश इन हैंड इंक्रीज होगा. कैश इन हैंड इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा. कट इन पब्लिक बोरोइंग. अगर पब्लिक से हम कम पैसा बोरो करेंगे तो पब्लिक के पास पैसा बचेगा और पब्लिक ज़्यादा डिमांड करेगा. सो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर. ओके, कमिंग अप टू क्वेश्चन नंबर 8. Revenue and expenditure policy of government to correct situations of excess and deficit demand are known as. सबसे पहले पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट मेंशन है, क्वेश्चन में ही मेंशन है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू करेक्ट सिचुएशन. तो वो पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की होती हैं वो कौन सी पॉलिसीज होती हैं? दोज आर द fiscal policies. The policies that are made by government are the fiscal policies. The policies that are made by Central Bank of India, that is your RBI, are which policies? Monetary policies. Coming up to question number 9. Inflationary gap can be corrected with. Now inflationary gap को हमें correct करना है. Inflationary gap जैसे मैंने बताया था above figure में था. This is your line of reference. This is 81, this is 82. हमें वापस इस 1 पे आना है. ये 2 ये जो है ये इन्फ्लेशनरी गैप, हमें वापस इस 1 पे आना है. हमें वापस डिक्रीज होना है. तो मतलब हमें वापस डिक्रीज करने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी चाहिए, क्योंकि हमें डिक्रीज करना है. कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? पास आना ना. दिस इज कॉन्ट्रैक्शनरी. एंड व्हाट इज एक्सपेंशनरी? दोनों से दूर दूर जाना. दिस इज एक्सपेंशनरी. जब हम किसी चीज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं और हम खोल रहे हैं, दैट इज एक्सपेंशनरी. एंड किसी चीज़ को बंद कर रहे हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्शनरी. सो इन्फ्लेशनरी गैप कैन बी करेक्टेड विद contractionary fiscal policy, expansionary fiscal policy, contractionary monetary policy, none of the above, both A and C. So right answer is both A and C. Both A and C से हमारी inflationary gap जो है वो ठीक हो सकता है. Question number 10. Deflationary gap. So deflationary gap means इकोनॉमी में डिमांड कम है. इकोनॉमी में डिमांड को इंक्रीज करना है, डिमांड को एक्सपैंड करना है. एग्रीगेट डिमांड को हमें एक्सपैंड करना है, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है. मीन्स इट्स विल बी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. सो बोथ बी एंड सी. ओके, आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा क्वेश्चन 10 तक का. मूविंग अप टू क्वेश्चन नंबर 11. एंड इफ देयर एनी डाउट परसिस्ट फील फ्री टू आस्क. ओके, यू गाइज कैन डू कमेंट एंड ऑब्वियसली सारे कमेंट्स पढ़े जाएंगे. जो भी डाउट्स रहेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में लिए जाएंगे. ओके, सो व्हाट आर मॉनेटरी पॉलिसीज? तो मॉनेटरी पॉलिसीज कौन सी होती हैं? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द वीडियो बताया था, मॉनेटरी पॉलिसीज आर द पॉलिसी दैट आर सेटेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री. ओके, so this is option B is the right answer. Coming up to next, which of the following components of monetary policy can be adopted to correct excess demand? मॉनेटरी पॉलिसी के कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एक्सेस डिमांड को ठीक कर सकते हैं? एक्सेस डिमांड मतलब समझ लो इन्फ्लेशन. और इन्फ्लेशन कब होती है? जब लोगों के पास पैसा होता है, पीपल आर डिमांडिंग मोर. ओके, सो एक्सेस डिमांड को हम कब ठीक कर सकते हैं? इंक्रीज इन रेपो रेट, इंक्रीज इन CRR, इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, ऑल ऑफ द अबव. सी जब हम ये सारे रेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो लेट अस अंडरस्टैंड कि पहले तो ये रेट्स हैं क्या. व्हाट इज़ अ रेपो रेट, व्हाट इज़ अ CRR एंड व्हाट इज़ अ मार्जिन रिक्वायरमेंट, और इनके इंक्रीज होने से होगा क्या? हमें एक्सेस डिमांड को ठीक करना है, मतलब हमें इन्फ्लेशन कम करना है इकोनॉमी में. ओके, रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक लेंड करता है
कमर्शियल बैंक को। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। अब अगर रेपो रेट इंक्रीज हो गया तो रेपो रेट के इंक्रीज होने से क्या होगा? रेपो रेट इंक्रीज हुआ, रेपो रेट के इंक्रीज होने से कमर्शियल बैंक को लोन कम मिलेगा, या कमर्शियल बैंक को लोन जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। अब कमर्शियल बैंक को लोन जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, और अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है तो कमर्शियल बैंक सोचेगा लोन लेने से एक बार पहले कि मुझे ये लोन लेना चाहिए कि मुझे ये लोन नहीं लेना चाहिए, राइट। और अगर कमर्शियल बैंक सोच रहा है लोन लेने से पहले, तो वो लोगों को जो लोन आगे जनरल पब्लिक को जो लोन मिलेगा कमर्शियल बैंक से, जनरल पब्लिक को जो लोन मिलेगा उस पर भी वो इंटरेस्ट रेट हाई कर देगा, या तो इंटरेस्ट रेट हाई कर देगा या लोन देना बंद कर देगा, क्योंकि अब उसको सेंट्रल बैंक से बोरो नहीं हो रहा है मनी। इन केस उसके पास मनी कम हो जाता है तो वो सेंट्रल बैंक से बोरो करता है रेपो रेट, बट अब वो बोरो नहीं कर रहा है क्योंकि रेपो रेट बहुत ही हाई हो गया है, रेपो रेट इंक्रीज हो गया है, तो वो सेंट्रल बैंक से बोरो नहीं कर रहा है। कमर्शियल बैंक के पास हो भी सकता है पैसा कम हो कि वो लोन ही ना दे लोगों को, और अगर वो लोन दे रहा है तो वो एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और जब वेरी इंटरेस्ट रेट आपको लोन मिल रहा है पब्लिक को, तो पब्लिक लोन लेने से मना करेगी। देखो आपको पता है आजकल क्या होता है कि एजुकेशन लोन 12% पे मिल रहा है, कार लोन 9% पे मिल रहा है, तो लोग ज़्यादा कार लोन लेते हैं, एजुकेशन लोग फिर भी कम ले रहे हैं, क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट को कंसीडर करते हैं, राइट। तो इंटरेस्ट रेट को कंसीडर करने वाले जो लोग होंगे वो लोन कम लेंगे, और अगर वो लोन कम ले रहे हैं तो उनके हाथ में पैसा कम होगा, और पैसा कम होगा तो वो डिमांड कम करेंगे। सो ऑप्शन ए जो है वो राइट है, राइट। इंक्रीज इन CRR, इंक्रीज इन CRR से क्या होगा? CRR इज कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होती है? कमर्शियल बैंक को जो भी उसके पास डिपॉजिट आ रहा है, 1000 आ रहा है, 2000 आ रहा है, 4000 आ रहा है, 5000 आ रहा है, लैक्स में आ रहा है, करोड़ में आ रहा है, उस डिपॉजिट का कुछ जो कैश रिजर्व रेशो सेंट्रल बैंक ने सेट की है, उसका उतना परसेंट RBI को डिपॉजिट करना पड़ता है अपने हर एक डिपॉजिट का। करंट CRR रेट इज 4%, तो मतलब हर डिपॉजिट का 4% जो है वो कमर्शियल बैंक जो है वो डिपॉजिट करता है RBI के साथ। इन रेट का मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो डिसाइड करता है कि कमर्शियल बैंक कितनी मनी क्रिएट कर रहा है। हम बोलते हैं बैंक मनी, जो मनी क्रिएटेड बाय बैंक्स इज नोन एज बैंक मनी। वी नो दैट सोल प्रोप्राइटर ऑफ और यू कैन से सोल ओनर ऑफ प्रिंटिंग मनी इन इकोनॉमी इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास ही खाली अधिकार है पैसा छापने का, पैसा सप्लाई करने का, और किसी बैंक के पास वो अधिकार नहीं है। बट कमर्शियल बैंक्स डू क्रिएट मनी विद द हेल्प ऑफ दिस CRR रेट। वो हर डिपॉजिट का 4% जो है वो जाके दे देते हैं अपने इसको RBI को, और बाकी जो बचा वो वापस से लोन देते हैं। फिर वो नया डिपॉजिट आता है, उसका 4% दे देते हैं RBI को, और बाकी जो बचा उसका लोन दे देते हैं। इस तरह से जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो कैसे मनी क्रिएट करता है, बैंक मनी का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे मनी क्रिएट करता है, वो होता है 1 डिवाइडेड बाय RR, योर रिजर्व रेशो, दैट कैन बी CRR प्लस SLR रहती है वैसे तो, बट चलो इफ 1 डिवाइडेड बाय RR मल्टीप्लाई बाय जो भी डिपॉजिट आके कस्टमर ने सबसे पहले दिया, दैट इज योर प्राइमरी डिपॉजिट, दिस। और अगर ये रिजर्व रेशो अब इंक्रीज हो गई तो इसका इक्वल टू करके जो बैंक मनी आएगा वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है। सो इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो लीड्स टू डिक्रीज इन बैंक मनी। कमर्शियल बैंक की जो बैंक मनी है, जो मनी क्रिएशन पावर है, या इसको हम क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं, जो क्रेडिट क्रिएशन पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी CRR के इंक्रीज होने से। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो राइट। Now what is the margin requirement? So margin requirement होता है आपका difference between the value collateral जो हम mortgage करते हैं, difference between the value collateral and the loan provided। मान लो आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए, और उस 1 करोड़ के लोन के लिए आपको बैंक बोल रहा है कि आप 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को कोलेटरल रखो, ठीक है। ये जो डिफरेंस है दैट इज योर मार्जिन रिक्वायरमेंट। और जब आपको बैंक जो है वो लोन नहीं देना चाहता है, बैंक चाहता है कि यार ये बंदा लोन ना ले, तो बैंक आपको बोलेगा 1 करोड़ का लोन चाहिए, चलो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आप एज मॉर्गेज रखो,
ठीक है। और जब चाहता है बैंक कि आपको लोन दे, तो आपको बोलेगा 1 करोड़ का लोन चाहिए, चलो 80 लाख की आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखो। सो इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब बैंक नहीं चाहता कि आप उससे लोन लो, आपको वो लोन दे। आपको सेंट्रल बैंक चाहता है कि इकोनॉमी में मनी कम हो, कमर्शियल बैंक कम से कम लोन दे। सो दीज ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, इंक्रीज इन रेपो रेट, इंक्रीज इन CRR, इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड मतलब हमें लोगों के हाथ में पैसा कम करना है, और लोगों के हाथ में पैसा कम करने के लिए तीनों काम आएंगे। सो all of the above is right answer. Okay, I hope these three things are clear. Now moving up to question number 13. During deficit demand, central bank performs open market operation as, now what is open market operation? ओपन मार्केट ऑपरेशन एक अनदर इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। ओके, जो मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट है, सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। इससे सेंट्रल बैंक इकोनॉमी की लिक्विडिटी को सींचता है। लिक्विडिटी को या तो सींचेगा या तो और लिक्विडिटी फैलाएगा इकोनॉमी में। ओके, मेरे मुंह से एक लिक्विडिटी टर्म निकल गया अभी। सो व्हाट डज लिक्विडिटी मीन्स? लिक्विडिटी मीन्स इकोनॉमी में कितना पैसा है, सिंपली हाउ मच मनी इज देयर इज इकोनॉमी। लिक्विडिटी मीन्स कि कितने लिक्विड एसेट्स हैं इकोनॉमी में। अब लिक्विड एसेट्स या लिक्विडिटी इकोनॉमी में ये मतलब नहीं होता कि पानी है या पानी जैसा कुछ लिक्विड है या लिक्विड फॉर्म ऑफ एनीथिंग। नो, लिक्विड एसेट इज एनी एसेट दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एनी अदर एसेट। इजीली कन्वर्टेड इनटू मतलब क्विकली कन्वर्टेड इनटू एनी अदर एसेट। एंड द हाईली लिक्विड एसेट इज मनी। मनी को आप क्विकली कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे एसेट में। लाइक यू वांट अ मोबाइल फोन, आपने आप शॉप पे गए, पैसा दिया 40,000, मोबाइल ले लिया, राइट। क्या अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आई हैव दिस सोफा एट माई होम जो कि जिसका वर्थ है 80,000 एंड मैं बोलूँ दिस इज द मोस्ट लिक्विड एसेट, बट आई कैन टेक दिस सोफा आउटसाइड एंड इन अ मोबाइल शॉप और उसको बोलूँ कि चल तूने मेरे को 50,000 का फ़ोन दिया तो हैव दिस सोफा वर्थ ऑफ ₹50,000 और हैव दिस सोफा वर्थ ऑफ ₹80,000 एंड गिव माई 30,000 बैक। द सोफा इज नॉट अ लिक्विड एसेट, इट्स नॉट अ लिक्विड एसेट। द मोस्ट लिक्विड एसेट इज money that can be highly quickable into another highly converted, quickly converted into another asset. So that is a liquidity. So central bank liquidity को या तो प्रमोट करता है या तो इकोनॉमी से लिक्विडिटी को सींचता है विद इट्स प्रोसेस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। सो जब डेफिसिट डिमांड है, डेफिसिट डिमांड है मतलब एग्रीगेट डिमांड आपका कम है और मुझे करना क्या है, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है। एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लोगों के पास पैसा होना चाहिए, पब्लिक के पास कैश इन हैंड को इंक्रीज करना है। सो कैश इन हैंड अगर पब्लिक के पास इंक्रीज करना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सेल ऑफ सिक्योरिटीज करेगा कि परचेज ऑफ सिक्योरिटीज करेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। तो सेल ऑफ सिक्योरिटी करेगा कि परचेज ऑफ सिक्योरिटी करेगा, सेंट्रल बैंक विल डू परचेज ऑफ सिक्योरिटी। परचेज ऑफ सिक्योरिटी क्या होगा, मैं उनसे सेंट्रल बैंक उनसे सिक्योरिटी खरीदेगा और सिक्योरिटी खरीदने के बदले में क्या मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा, उनको कैश मिलेगा। और जब उनके हैंड में कैश आएगा दे विल डिमांड, बिकॉज सिक्योरिटीज जो होती हैं दे आर नॉट मच लिक्विड एसेट्स, वो इतने लिक्विड एसेट्स नहीं होते। जैसे आई हैव दिस सोफा वर्थ 80,000 और मैं ये सोफा बेचूंगी पहले 80,000 का, सेल करूंगी 80,000 का सोफा, तो 80,000 आएगा, देन आई विल परचेज अ मोबाइल, राइट। सो सेंट्रल बैंक विल डू परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, लोगों से ही विल purchase securities and give them money. And if the situation is of instead of deficit demand there will be excess demand, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो सेंट्रल बैंक will do sale of securities, okay, उनसे पैसा लेगा और उनको securities देगा, there will be sale of securities, but in a deficit demand there is a purchase of securities. Moving up to next question number 14. Statutory liquidity ratio is a rate at which, okay, now I already told you that liquidity का मतलब क्या होता है, the assets that are highly convertible into another asset. The most beautiful example of this is cash, another one is gold, and you can take any asset which you think that can be quickly convertible to another asset is a liquid asset. Okay, so statutory liquidity ratio क्या होता है, एक हमने पढ़ा रिजर्व रेशियोज में, हमने पहले पढ़ा CRR, कैश रिजर्व रेशियो, एंड अनदर इज योर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR. Now this SLR is set by RBI. RBI ही सेट करती है इसको, और ये होती क्या है कि जितना भी आपका SLR होगा उतना % लिक्विड एसेट बैंक जो है वो अपने साथ मेंटेन करेगा।
याद रखना उतना परसेंट बैंक जो है लिक्विड एसेट अपने साथ मेंटेन करेगा, कमर्शियल बैंक अपने साथ मेंटेन करेगा, नॉट विद द आरबीआई। सीआरआर में उतना, जैसे 4% सीआरआर है तो हर डिपॉजिट का 4% आरबीआई गोना deposited with RBI, sorry, Central Commercial Bank gonna deposited with Central Bank of India, but SLR is settled by RBI, बट उसका डिपॉजिट के जो भी जितना भी परसेंट डिपॉजिट है दैट इज विथ कमर्शियल बैंक देमसेल्व्स, नॉट विथ आरबीआई, दैट इज विथ कमर्शियल बैंक देमसेल्व्स। ओके, so statutory liquidity ratio is a rate at which commercial bank maintain liquid assets. Yes, it do maintain liquid assets. सेंट्रल बैंक मेंटेन इट्स लिक्विड एसेट नहीं, सेंट्रल बैंक क्यों मेंटेन करेगा? कमर्शियल बैंक मेंटेन देयर रिजर्व्स बाय विद आरबीआई. So no, commercial banks don't make their reserves with RBI, they make it with themselves. So commercial banks maintain their liquid asset. Option A is the right answer. Okay. Sorry. Question number 15. What is margin requirement? I hope ये मैंने पहले ही clear कर दिया है. Margin requirement is a difference between actual value of assets and the loan offered. Okay. So the loan demanded by consumer, no. The loan offered by bank, no. The difference between loan demanded and loan offered, no. Difference between actual value of assets and loan offered. Actual value of assets mortgaged or as a collateral you can say. Mortgaged, यहाँ पे ये term skip हो गई है. The actual value of asset mortgaged and loan offered, that is option C. Sorry, not D. Option C is the right answer. Next is ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री डैश द सीआरआर. इन्फ्लेशन के टाइम पे सीआरआर को क्या किया जाता है? सीआरआर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कांस्टेंट होता है. मैंने आपको बता दिया कि सीआरआर क्या करता है हमारा, दैट इज द थिंग विच इफेक्ट्स द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी ऑफ योर कमर्शियल बैंक्स. सो अगर सीआरआर इंक्रीज होगा, फॉर्मूला क्या था? 1 डिवाइडेड बाय आरआर इंटू प्राइमरी डिपॉजिट, जो इनिशियल डिपॉजिट है उसको हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं, इज इक्वल्स टू योर बैंक मनी, जो भी हम क्रिएट किया है, जो भी मनी जो है कमर्शियल बैंक ने क्रिएट किया है. अगर आरआर इंक्रीज होगा तो ये लेस होगा. अगर वेट, सॉरी नॉट स्क्रीनशॉट, इरेजर. अगर आरआर इंक्रीज हुआ तो बैंक मनी क्या होगा? डिक्रीज होगा. अगर आरआर डिक्रीज हुआ तो बैंक मनी क्या होगा? इंक्रीज होगा. सो क्वेश्चन क्या, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक, अच्छा इन्फ्लेशन है, हमें डिमांड को डिक्रीज करना है, हमें डिमांड को डिक्रीज करना है, मतलब हमें बैंक मनी को डिक्रीज करना है, बैंक मनी को डिक्रीज करना है, हमें आरआर को इंक्रीज करना है. सो सीआरआर शुड बी इंक्रीज, देयर इज इंक्रीज इन सीआरआर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंक्रीज इन सीआरआर. ओके, moving up next question. बैंक रेट इज द रेट एट विच, ओके. नाउ बैंक रेट कौन सा रेट होता है? मैंने बताया ऊपर रेपो रेट. रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक. सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, या फिर कमर्शियल बैंक बोरोइंग, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक इज बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक इज द बैंक रेट, राइट? So commercial bank lends money to central bank lends money to commercial bank, both can be none of them. See, बैंक रेट क्या रेट होता है? बैंक रेट भी वही रेट होता है जो रेपो रेट होता है. इस दोनों में धागे भर का अंतर होता है. वो धागे भर का अंतर क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. बट द बैंक रेट इज ऑल्सो द सेम रेट, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक. ओनली बी इज द राइट आंसर. ये बैंक रेट वो रेट नहीं होता है जिसपे कमर्शियल बैंक लेंड करे. जिसपे कमर्शियल बैंक लेंड करता है सेंट्रल बैंक को, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. जैसे मैंने आपको बताया ना, रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक, और जिस रेट पे कमर्शियल बैंक लेंड करता है सेंट्रल बैंक को वो होता है रिवर्स रेपो रेट, नॉट द बैंक रेट. सो बैंक रेट इज अगेन, बैंक रेट इज ऑल्सो रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक. अब हम बैंक रेट और बैंक रेट और रेपो रेट को हम अलग अलग क्यों कंसीडर कर रहे हैं, वी विल टेल अबाउट दिस, बिकॉज दोनों में डिफरेंस होता है. नो डाउट बैंक रेट भी वही रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक लोन ले रहा है कमर्शियल बैंक से, और रेपो रेट भी वही रेट है जिसपे बैंक रेट भी वही रेट है जिससे कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है सेंट्रल बैंक से, और रेपो रेट भी वही रेट है जिससे कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है सेंट्रल बैंक से. बट दोनों रेट्स में कुछ डिफरेंस है, ओके. और रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है सेंट्रल बैंक से. ओके,
सो एक है बैंक रेट, एक है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक इज लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक. ओके. और रेपो रेट भी वही रेट है. दोनों रेट वही रेट हैं जिसपे कमर्शियल बैंक जो है वो लोन ले रहा है सेंट्रल बैंक से. सेंट्रल बैंक से मतलब आरबीआई से कमर्शियल बैंक जो लोन ले रहा है, दैट इज दी एट व्हाट परसेंट इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है, वो होगा हमारा दिस. और रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है, कभी कभी आरबीआई को भी ज़रूरत पड़ती है थोड़ा सा मनी लेने से. अब यहाँ बोलोगे कि कमर्शियल बैंक जो है वो मनी तो प्रिंट करता नहीं है. येस, कमर्शियल बैंक मनी प्रिंट नहीं करता है, बट कमर्शियल बैंक डू क्रिएट मनी. वो क्रेडिट क्रिएट करता है, बैंक मनी क्रिएट करता है. ओके, दैट इज़ अ मैजिकल थिंग दैट कमर्शियल बैंक डू, दैट इज़ अ क्रिएशन ऑफ मनी. तो वो मनी क्रिएट करता है, सप्लाई नहीं करता है. प्रिंटिंग मनी जो है वो आरबीआई ही करता है. बट कभी कभी आरबीआई भी जो है वो कमर्शियल बैंक से लोन लेता है. तो जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, दैट इज रिवर्स रेपो रेट. और जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, दैट इज बैंक रेट एंड रेपो रेट. ओके. और बैंक रेट रेपो रेट दोनों अलग अलग होते हैं, बट दोनों का मेन मकसद यही है कि सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक. कमिंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट. ओके, यही यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट. दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है. सो लेट अस सी ऑप्शंस क्या है हमारे पास, उसके हिसाब से हम आंसर देखेंगे. लोन रेस्ड विदाउट एनी कोलेटरल. कोलेटरल होता है जो हम चीज़ गिरवी रखते हैं. लोन रेस्ड विदाउट एनी कोलेटरल इज बैंक रेट, वेयर एज लोन रेस्ड विद प्रोवाइडिंग कोलेटरल इज रेपो रेट. Loan raised with providing collateral is bank rate, whereas loan raised without any collateral is repo rate. Rate at which central bank lend to commercial bank is bank rate, whereas rate at which commercial bank lends to central bank is repo rate. No, both the rates are those rates जहाँ पे central bank ही lend कर रहा है commercial bank को. तो option C is not right answer. Rate at which commercial bank lend to general public is bank rate, whereas rate at which central bank lend to general public is repo rate. No, दोनों ही जो है वो बैंक रेट और रेपो रेट दोनों ही ऐसे रेट हैं जहाँ पे सेंट्रल बैंक लेंड कर रहा है कमर्शियल बैंक को. तो ऑप्शन सी एंड डी इज नॉट राइट. लेट अस सी बिटवीन द ऑप्शन ए एंड बी. जो लोन रोज कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले रहा है कुछ गिरवी रख कर. ओके. कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर उसे रेपो रेट कहते हैं, और कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उसको बैंक रेट कहते हैं. नेक्स्ट बोलता है कि कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज लोन रेस्ट विद प्रोवाइडिंग कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो रेपो रेट है. कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो बैंक रेट है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. लोन रेस्ड विदाउट एनी कोलेटरल, अगर हम बिना किसी कोलेटरल के लोन ले रहे हैं दैट इज अ बैंक रेट. एंड लोन रेस्ड विद प्रोवाइडिंग कोलेटरल दैट इज रेपो रेट. कोलेटरल प्रोवाइड करके ले रहे हैं तो दैट इज रेपो रेट. नाउ बैंक रेट जो होता है दैट इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग. शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से लोन लिया, मान लो 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो उसको हम कहते हैं बैंक रेट, जिसमें सेंट्रल बैंक ने कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी कमर्शियल बैंक से, ऐसे ही लोन बोरो करने किया था तो ऐसे ही उसने पैसे दे दिए. और यू कैन से ट्रस्ट और मे बी समथिंग मीन्स देयर इज नो कोलेटरल प्रोवाइडेड. और द लोन टेकन फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई लोन ले रहा है तो उस पर कोलेटरल प्रोवाइड की जाती है, एंड दो आर द रेपो रेट पे वो लोन्स दिए जाते हैं. ओके. सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर. लोन रेस्ड विदाउट एनी कोलेटरल इज बैंक रेट, whereas लोन रेस्ड विद प्रोवाइडिंग कोलेटरल इज रेपो रेट. कमिंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स रेपो रेट इज. नाउ व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट. मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक इज टेकिंग लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक इज लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक इज द रेपो रेट. एंड रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच commercial bank is lending to central bank और central bank is taking loan from commercial bank is your reverse repo rate. and जो हमारा reverse repo rate होता है वो हमेशा 1% लेस होता है रेपो रेट से, 1% लेस देन रेपो रेट. यानी कि जिस रेट पे आरबीआई सेंट्रल बैंक को सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है उससे 1% कम इंटरेस्ट पे जो है कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन देता है. सो इट्स पेग्ड 1% लोअर देन रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट इज 1% लोअर देन रेपो रेट. Option B is the right answer. Moving up to next question. I guess this is the last question of this MCQ. So yes, it's the last question, question number 20.
इफ़ रिसेशन इज़ टू बी कॉम्बैक्टेड, हमें रिसेशन को ख़त्म करना है। रिसेशन को ख़त्म करना है मतलब इकोनॉमी में डिमांड बहुत कम है, देयर इज़ लेस डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को हमें इंक्रीज़ करना है। हमें क्या करना है, एडी को इंक्रीज़ करना है। एडी को इंक्रीज़ करना है तो रेपो रेट नीड्स टू बी लोअर्ड। हाँ, रेपो रेट कम होगा तो कमर्शियल बैंक को ज़्यादा लोन मिलेगा, कमर्शियल बैंक को ज़्यादा लोन मिलेगा तो लोगों को ज़्यादा लोन देगा, लोगों को ज़्यादा लोन देगा, लोगों के पास कैश इन हैंड इंक्रीज होगा, लोगों के पास कैश इन हैंड इंक्रीज होगा तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। सो रेपो रेट नीड्स टू बी लोअर्ड, येस। CRR नीड्स टू बी लोअर्ड, येस। CRR का फॉर्मूला क्या था, 1/RR इंटू प्राइमरी डिपॉजिट, सॉरी नॉट फॉर्मूला फॉर CRR, यहाँ यूज़ किया था इसको, CRR ले लो। प्राइमरी डिपॉजिट इज इक्वल टू बैंक मनी, बैंक मनी को इंक्रीज करना है तो CRR को तो डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल में है। तो यस, बोथ A and B आर करेक्ट ऑप्शन, दिस इज B, बोथ A and B आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, we need to combat the recession, we need to less the recession, right? एंड CRR need to be raised, अगर CRR इंक्रीज होगा तो बैंक मनी डिक्रीज होगा। The right option is option both A and B. These two are the right. Okay, so that's done with the MCQs on monetary and fiscal policy. Maximum amount number of MCQs has been covered there. Okay, if any doubt persists, so comment down. That's it for the monetary and fiscal policy. Thank you.